अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 77। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। वो दोनों दम साधे बाहर की सुनगुन लेने की कोशिश कर रहे थे। बोलने की आवाज़ें आ रही थी लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि मसला क्या है। शायद मामूल की चेकिंग के लिए रोका हो। बाहर कई अफराद की मौजूदगी का एहसास हो रहा था और लबो लहजे से यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बोलने वाले आम लोग नहीं हैं, लेकिन अल्फाज वाज़े नहीं थे। इसलिए सरमद ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, मुझे गड़बड़ लग रही है सरमद। आलम शाह मुतमईन न हुआ। उठा पटक की आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि ट्रक पर लोड पेटों को हटाकर इसकी तलाशी ली जा रही है। इस बार सरमद को तसल्ली भी नहीं दे सका। बस एक आस सी थी कि शायद मामूल की चेकिंग हो और सामने की चंद पेटों की तलाशी लेने के बाद वो लोग मुतमईन होकर चले जाएं। लेकिन वो लोग जिस सरगर्मी से मसरूफ़ अमल थे, जल्द ही इस उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया। इंजाम इनके सामने था लेकिन बिल्कुल बेदस्तो पा इस मुख्तसर से खला में बैठे वो अपने बचाव के लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे। सर पर हाथ रखकर बाहर आ जाओ, कोई गलत हरकत की तो भून दिए जाओगे। बिलाखिर इनके सामने रखे कॉटन्स भी हटा दिए गए और उन्होंने अपनी जानिब रुख की हुई खतरनाक गन्नों की नालों को देखने के साथ साथ एक सर्द आवाज भी सुनी। इनके पास मौका था ना मुकाबिलिन की तरफ से किसी रुरायत की उम्मीद। सो खामोशी से दी गई हदायत पर अमल करते हुए बाहर आ गए। नीचे उतरो। इनकी तरफ से किसी मुजाहमत के न होने के बावजूद इन लोगों के तेवर खतरनाक थे और बिला वजह ही इनके शानों पर गन्नों के दस्ते रसीद करते हुए इन्हें आगे की तरफ धक्के दिए जा रहे थे। किनारे पर पहुंचकर सरमद को अचानक ही जोर का धक्का दिया गया। वो खुद को ना संभाल सका और घुटनों और हथेलियों के बल सड़क पर गिरने से गहरी खराशें लगवा बैठा। ओए आराम से यार, ये पाकिस्तानी शेर हैं और तुमने इनको खोता बना दिया है। मज़ाक उड़ाती इस आवाज़ को पहचानने में कोई दिक्कत पेश न आई। फ्लैश लाइट्स की रोशनी में दांत निकोसकर मुस्कुराते हुए नजर आने वाला विष्णा का चेहरा इनके लिए मौत का पैगाम था। हमने इन्हें कुछ नहीं बनाना सर, ये तो खुद चूहों की तरह दुबक कर बैठे हुए थे। इन्हें बजोरे ताकत ट्रक से उतार कर लाने वाले सिपाहियों में से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा तो बाकी सब कहका लगाकर हंस पड़े। एहसास तौहीन से आलम शाह का चेहरा दहक उठा, लेकिन इतने सारे मुसल्लह अफराद के दरमियान निहत्ते खड़े घिरे वो दोनों बिल्कुल बेबस थे। क्यों बिलावजह हमसे दुश्मनी कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। हम सिर्फ अपने कज़न की शादी में शिरकत के लाए थे और अगले हफ्ते में वापस चले जाना था। बेहद ज़ब्त से काम लेते हुए आलम शाह ने इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया। कत्ल का केस है साले तुझ पर। तेरी वजह से मेरा यार सुनील मरा है और तू कहता कि मैं बिना किसी कारण के तुझे दुश्मनी कर रहा हूँ। इसका सवाल सुनकर विष्णा बिफर गया। सुनील की मौत में मेरा कोई कसूर नहीं, वो किसी गलती से मरा, तुम अच्छी तरह जानते हो। विष्णा के तौहीन अमेज़ रवैये के बावजूद इसने ज़ब्त से काम लिया। सिर्फ तेरी गलती से मरा है वो, सारी गलती तेरी थी। ना तो अपनी मनहूस सूरत लेकर पाकिस्तान से यहाँ आता, ना ये सब कुछ होता। विष्णा का खुद पर से काबू खत्म हो गया और इसने झपटकर आलम शाह की गर्दन पकड़ ली। इस मौका पर सरमद खामोश रहता तो इसकी वफादारी पर हर्फ आता। छोड़ दो साई को। नताइज की परवाह किए बगैर वो आलम शाह को विष्णा की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए इस पर झपटा। यह जसारत इसे बहुत महंगी पड़ी। यकदम ही बहुत से सिपाही इस पर टूट पड़े और इसे बेदर्दी से पीटने लगे। आलम शाह ने इसे बचाने की कोशिश की तो खुद भी जद में आ गया। वो मुसल्ला थे और इन्हें अददी बर्तरी भी हासिल थी, चुनांचे लम्हों में ही दोनों को नीचे गिरा लेने में कामयाब हो गए थे और बेदर्दी से जानवरों की तरह पीट रहे थे। ज़रा ख्याल से, मरने नहीं देना इन कमीनों को। सर पर एक जोरदार ठोकर खाकर बेहोश होने से कबल ये विष्णा की तरफ से दी जाने वाली आखिरी हदायत थी जो इसने सुनी थी। खुश हो जाइए भाया जी, हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। खाने के बर्तन इसके सामने रखते हुए रमीले लहक कर इससे कहा तो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। पूछिए तो, हम आपके लिए क्या खबर लाए हैं? इसकी सूरत पर मौजूद तजस्सुस ने रवि को शोखी पर उकसाया। इस वक्त तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है कि मुझे इस क़यादे तन्हाई से निजात की इजाज़त दी जाए। यहाँ से निकलूँगा तो अपने घर वालों की भी कोई खैर खबर ले सकूँगा। अभी तो ये हाल है कि लगता है जीते जी मर गया हूँ। वो वाकई इस महदूद सी जगह पर जहाँ रवि और साधु के अलावा कोई इंसानी शक्ल दिखाई नहीं देती थी और ना बाकी दुनिया की कोई खैर खबर मिलती थी, रहते रहते बेजार आ चुका था। आप हमसे ओप गए भाया। रवि की शक्ल उतर गई। ये बात नहीं है यार, तुम लोग तो बहुत ही प्यारे हो। तुमसे मिलकर तो मैंने जाना है कि इंसानियत क्या होती है, वरना हम में से अक्सरियत तो मजहब और कौम से आगे जाकर कुछ देखना पसंद ही नहीं करती।
रवि की उदासी ने इसे शर्मिंदा कर दिया और इसके गले में हाथ डालकर वजाहत देने लगा। तुम और गुरुजी बहुत अच्छे हो, लेकिन ये तो तुम भी मानोगे ना कि एक महदूद जगह पर रहते हुए बंदा बेजार हो जाता है, और फिर मुझे मेरे घर वालों की भी तो फिक्र है ना। आप ठीक बोलते हो भाया, हम ऐसे ही बेकार में अपना दिल छोटा किए लेते हैं। अच्छा आप खाना तो खाइए, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं रहेगा। इसकी जरा सी वजाहत पर रवि का मिजाज अच्छा हो गया। वो था ही बड़ा मुखलिस और सादा दिल लड़का। यकीनन इसकी इसी खूबी की वजह से दुनिया से कट कर रहने वाले साधु ने इसे अपनी खिदमत के लिए मुंतखब कर रखा था। खाना तो ज़रूर खाऊंगा मैं, तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ही तुम्हारे हाथ का पका खाना है। बड़ा जायका है तुम्हारे हाथ में, कुछ भी पकाओ मज़े का ही लगता है। वो खुशखबरी के सिलसिले में जासूस को दबाकर इसके दिलजोई के लिए फ़ौरन खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये तो आपकी बड़ाई है भाया, वरना हम तो बस उल्टे सीधे हाथ चलाकर जो भी बन जाए पका देते हैं। तारीफ सुनकर वो थोड़ा सा झींप गया। माज इसके अंदाज पर मुस्कुराया, फिर खाना खाने बैठ गया। खाने के जायके के सिलसिले में इसने रवि की बेजा तारीफ नहीं की थी। जीरे के भिगार वाली इस सादा सी आलू की भुजिया और रोटियों में भी ऐसी लज्जत थी कि वो रग़बत से खाता चला गया। अब सुनाओ खुशखबरी। खाना खा चुकने के बाद इसने रोटियों वाले रुमाल से हाथ साफ करते हुए सामने बैठे रवि से कहा, भगवान ने आपके मन की सुन ली है। आपके यहाँ से जाने का आसरा हो गया है। आज शाम ढले आप यहाँ से जाने वाले हैं। वाकई तफसील से पूरी बात बताओ ना। रवि की दी इत्तला पर इसका दिल धड़क उठा। हमें तो बस इतना ही पता है, बाकी का गुरुजी खुद ही बताएंगे। हमें तो बस वो ये दिए थे और बोले थे कि आपके बाजू पर बांध दे, इसे बांधने से आप सुरक्षित रहेंगे। बोलते बोलते इसने अपनी जेब में से हाथ डालकर स्याह कपड़े में बंधी कुछ शय बाहर निकाली। ये कुछ इमाम जामिन से मुशाबा शय थी, जिसके वस्त में 10वीं घड़ी के डायल की साख्त और जिसामत का भूरा पत्थर इस तरह सिला हुआ था कि पत्थर की महज एक साइड दिखाई दे रही थी। गुरुजी ने इसे इस तरह बांधने को कहा था कि पत्थर आपकी चमड़ी को छूता रहे। आस्तीन ऊपर कीजिए, हम इसे आपके बाजू पर बांध देते हैं। इसने अपने इरादे पर अमल करने के लिए इसके बाजू की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, इसने बेसाख्ता ही रवि के हाथ को पीछे धकेला। कई दिन साधु की पनाह में इलाज और ताम की सहूलत से मुस्तफीद होने वाला मुसलमानी खून इस मौका पर न जाने क्यों अचानक जोश में आ गया था और इसे गवारा न हुआ था कि वो साधु का जंतर मंतर पड़ा हुआ ये पत्थर अपने बाजू पर बांधे। परंतु ये ज़रूरी है, इसके बिना आप यहाँ से बाहर निकलते ही धर लिए जाएंगे। रवि इस इनकार पर हैरान परेशान हो गया। मेरी बात को समझो रवि, मैं मुसलमान हूँ और ये नहीं पहन सकता। इसने कदरे झुंझुलाते हुए लहजे में इसके इसरार को रद्द किया। पहन ले बालक, ये कोई जंतर मंतर पड़ा हुआ ताबीज़ या गंडा नहीं है। ये दुनिया बनाने वाले की कारीगरी का एक छोटी सी निशानी है। एक ऐसी चीज़ तुम्हारी साइंस ने तलाश करने में अभी न जाने कितने बरस और लगाने हैं। रवि के साथ उलझे हुए होने के बायस वो साधु का सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आना महसूस नहीं कर सका, इसलिए इसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। बुरा मत मानिएगा, आदमी अपनी अकीदे के मामले में थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है, इसलिए तो तुझे बता रहा हूँ कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसे भगवान की तरफ से ही ऐसा उतारा गया है कि जिस बंदे के शरीर के साथ बंधा हो, समझो इसका शरीर अपने अंदर की सारी लहरें निकालना बंद कर देता है। यहाँ तक कि मक्खी और मच्छर तक ऐसे आदमी के बदन पर आकर नहीं बैठते कि इन तक इनके बदन की गर्मी नहीं पहुँचती। साधु ने से पत्थर की खूबियों से आगाह किया तो वो हैरान रहकर पूछा, आपको ये हैरत अंगेज पत्थर कहाँ से मिला? साधु की तपस्या इसे जंगल, सहरा, नदी, नाले, पहाड़ और जाने कहाँ कहाँ लिए फिरती है। इधर उधर रुलते फिरते भाग जाग जाएं तो कुछ खजाने भी हाथ लग जाते हैं। ये पत्थर भी समझ में कि ये मेरे हाथ में आई खजाने में से एक है, और आप ये अपना ये कीमती खजाना मुझे दे रहे हैं? वो हैरान सा हुआ। साधु की कुटिया में आने वालों को वही मिलता है जिसकी इन्हें ज़रूरत हो। साधु ने बेनियाजी से जवाब दिया और मुड़कर वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ख्वाहिश के बावजूद इसकी हिम्मत नहीं हो सकी कि साधु को रोककर इससे शाम के प्रोग्राम के बारे में पूछ सके, इसे कैसे और कहाँ भेजा जा रहा है। दवा पी ले भाया जी, फिर हम भी जाकर अपने काम निपटाते हैं। रवि ने से पुकारा तो इसके हाथ से दवा का प्याला थाम कर हलक से नीचे उतार लिया। ये कड़वी कसीली दवा अगरचे मोर हलक को तादेर कड़वा रखती थी, लेकिन थी जादू असर। इस दवा और मरहम के इस्तेमाल से जितनी तेज़ी से इसके ज़ख्म मुंदमिल हो रहे थे और तकलीफ़ में कमी आ रही थी, इसने ऐसा मुतासर करने के साथ साथ फैज़ों की याद भी दिला दी थी। कीरथर की पहाड़ियों में पनौकजीन पुरस्कार सलाहियतों के मालिक फैज़ू ने भी ऐसी दिलजमी से इसका इलाज किया था और मौत के मुँह से झपटकर जिंदा में ला खड़ा किया था। जाने वो सब कैसे होंगे, लैला, मुराद, फैज़ू, चाचा। वो एक एक करके इन मेहरबान चेहरों को याद करने लगा जिन्होंने बगैर किसी इवज़ के इसकी बेरोज़ खिदमत की थी, लेकिन इसे मोहलत नहीं मिल सकी थी कि मुड़कर अपने इन मेहरबानों का शुक्रिया अदा करने जा सके।
वो तो बिलाल या बिलावल नामी इस लड़के की मौत पर ताज़ियत के लिए जा सका था, जिसने खमीसू डाकू के बागी साथी से बचाने के लिए खुद अपनी जान निछावर कर दी थी। बिलाल या बिलावल जो भी इसका नाम था, जाने इसकी लाश कब इन लोगों को मिली होगी और लाश मिलने के बाद उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। रवि कब का बर्तन समेट कर वहाँ से जा चुका था और वो यूं ही लेटे लेटे गुजरे वाक़यात को सोच रहा था। सोचते सोचते इसे नींद आ गई। दोबारा आँख खुली तो वो अभी अकेला ही था, लेकिन ताक में जलता दिया देखकर इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसके सोने के दौरान रवि वहाँ आया था और दिए में तेल डालकर गया है। इसका दिल चाहा कि वो सीढ़ा चढ़कर ऊपर जाए और रवि को आवाज़ देकर पूछे कि इसकी रवानगी में कितनी देर है, लेकिन ऐसा करना खिलाफ मसलहत था। ऊपर क्या सूरत हाल थी वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, चुनांचे बेहतर यही था कि सब्र से इंतज़ार करे। आखिरी लम्हात का ये इंतज़ार पिछले दिनों के क़याम पर भारी हो गया। तहखाने की तन्हाई और महदूदियत ने पहले कभी इसे इतना नहीं सताया था जितना इस वक्त सता रही थी। बेख्याली में बाजू से बंदे पत्थर पर हाथ फेरते हुए आने वाले वक्त के मुतल्लिक सोच रहा था। अगर पत्थर के मुतल्लिक साधु की बताई हुई खूबियत दुरुस्त थी तो वो आने वाले वक्त में खुद इस दलदल से निकालने के लिए हाथ पैर मार सकता था। बस इसे इत्मीनान हो जाता कि इसके घर वाले महफूज हैं। गुरुजी बुला रहे हैं भाया जी, ऊपर आ जाइए। आखिरकार इंतज़ार के जागुसल लम्हात गुजर गए और रवि ने इसे मस्ता जाफिजा सुनाया। वो तजस्सुस और पुरजोश रवि के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर पहुँच गया। ऊपर पहुँचने से कबल ही इसकी समात तक एक कदरे भारी निस्वानी आवाज़ पहुँच चुकी थी। ऊपर पहुँचा तो एक बुरकापोश वजूद की मौजूदगी की बसरी तस्दीक भी हो गई। वो ऐसे जावे से बैठी थी कि वो इसकी पुश्ती देख सकता था, लेकिन वो जितने अदब से घुटने मोड़कर सर झुकाए साधु के सामने बैठी थी, इससे जाहिर हो रहा था कि इसे साधु से ख़ास लगाव है। लो आ गया वो जवान जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलवाया था। इसे पराया जानकर बेपरवाही न करना। इसे आता देखकर साधु ने अपने सामने बैठी बुरकापोश से कहा तो इसने जरा सी रुख मोड़कर इसके अब देखा और साधु के पैर छूते हुए इंकिसारी से बोली, आप जिसकी इतनी चिंता करें मैं इसे बेपरवाही बरतूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको विश्वास नहीं है अपनी इस दासी पर? विश्वास न होता तो तुम्हें मदद की चिंता ही क्यों? साधु ने नरमी से जवाब दिया। विश्वास किया तो फिर चिंता न करें, मुझसे जहाँ तक हो सका आपके इस मेहमान की सेवा करूंगी। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और मान भरे मुकालमों का सिलसिला जारी था और माद अपनी जगह बुत बना इस बुरकापोश की पुश्त को घूर रहा था। वो जो इसने एक लम्हे के लिए रुख मोड़कर अपने रुख रोशन का दीदार करवाया था, ये सख्ताई इसका नतीजा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अपनी आंखों से बॉलीवुड की हसीन और मकबूल तरीन को बुसीदा लिबास और उलझे हुए बालों वाले साधु के सामने बैठा तो जानू देख रहा है। अगर इसकी मखसूस कदरे भराई हुई और भारी आवाज़ मुसलसल इसके कानों में न पड़ रही होती तो वो यही गुमान करता कि इसकी बसारत ने धोखा खाया है। बैठ जाइए ना भाया, खड़े क्यों हो? रवि जो सारे मंजर से बेनियाज थे, खाने के रास्ता बंद करके वहाँ छाबड़ियाँ जमाने में मसरूफ था, अपने काम से फारिग हुआ तो इसे यूँ खड़े देखकर टोक बैठा। अब बैठने का समय नहीं है मालिक, अब बस मेहमान को रवाना करने की तैयारी है। साधु ने फ़ौरन ही रवि को टोक दिया तो वो जी अच्छा कहते हुए तेज़ी से इस कपड़े में लिपटे मोटे लंबे रोल की तरफ बढ़ा जिसने कुटिया का अच्छा खासा हिस्सा घेर लिया था। रोल पर लिपटा कपड़ा एहतियात से उतारकर इसने इस पर मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद बंदिशें भी खोल डाली और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे खोलना शुरू किया। खूबसूरत डिज़ाइन और खुशनुमा रंगों वाला वो कालीन यकीनी तौर पर बेशकीमत भी था और साधु की सादा सी कुटिया में बड़ा ही अजनबी सा लग रहा था। मुझे तुमसे इसी जहानत की आस थी। कालीन की तहों को खुलने के बाद अंदर से बरामद हुए लकड़ी के लंबे और भारी टुकड़े को देखकर साधु ने इसमें अजबी को दाद दी तो खुशी से मुस्कुरा दी। मुस्कुराने पर इसके मोतियों की लड़ी जैसे दांत नुमाया होकर इसकी दिलकशी में कुछ और भी इजाफा कर गए और माज भी इतराफ़ करना पड़ा कि वो जितनी स्क्रीन पर खूबसूरत लगती है आम देखने में भी इतनी ही खूबसूरत है। बस कुछ फ़र्क था तो रंगत का। स्क्रीन पर वो जैसी सफ़ेद और गुलाबी सी दिखाई देती इस वक्त इसके मुकाबले में कदरे सामने लग रही थी। बिना मेकअप के इतना फ़र्क तो पड़ता ही है और हकीकतन रंगत का ये सांवलापन भी बुरा लगने के बजाय इसे ज़्यादा जाजिब नज़र और पुरकशिश बना रहा था। तुम्हें थोड़ा सा कष्ट तो होगा बारिक, लेकिन यहाँ लगी नज़रों से बचकर निकलने की यही एक राह है। साधु ने कालीन पर लकड़ी का वो भारी टुकड़ा हटाते हुए रवि से एक नज़र डाली, फिर माँ से मुखातिब हुआ तो समझ गया कि इसे लकड़ी के इस टुकड़े की जगह लेना है। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, बस आधे घंटे से 2-4 मिनट ही ऊपर लगेंगे। तुम्हें थोड़ी सी गर्मी तो लगेगी पर विश्वास रखो कि दम घुटकर मरोगे नहीं। मेरा एक भरोसे का आदमी रास्ते में तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। इस आवाज़ की झिझक महसूस की तो खुद इसकी तसल्ली की लबकुशाई हुई। चारों नाचारी से कालीन पर जाकर लेटना पड़ा। इसके लेटते ही रवि ने एक बार फिर कालीन को पहले की तरह लपेटना शुरू कर दिया। इस बार वो खुद भी इसका साथ दे रही थी। कोशिश करना कि जिस्म को अकड़ा कर रखो ताकि किसी तब्दीली का पता न लगे। अपनी मखसूस आवाज़ में इसे ही हदायत देती। वो इसके इतने करीब थी कि वो इसके मलबूस की खुशबू को महसूस कर सकता था। इस खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए वो कालीन के अंदर लेटा हुआ मुस्कुराया।
अगर यूनिवर्सिटी के वही बेफिक्रे दिन होते तो वो अपने दोस्तों को बताता कि इसने बॉलीवुड की टॉप हीरोइन को इतने करीब से देखा है, तो पहले वो इसकी बात का एतबार ही नहीं करते, और जब एतबार आ जाता तो इसकी किस्मत पर रश करते, ठंडी आहें भरते कि इन्हें क्यों इस हसीना से मुलाकात का शर्फ हासिल ना हुआ, जिसके हुस्न के साथ साथ मुनफरिद आवाज़ भी एक अलग कशिश है। हम आपके नौकरों को बुलाकर लाते हैं। कालीन में अच्छी तरह पैक हो चुकने के बाद इसने रवि की मध्यम आवाज़ सुनी। साधु के हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करने वाले इस छोटे से लड़के के लिए अपने दिल में जो उनसत महसूस कर रहा था, इसने इसे कैद तन्हाई से निकल जाने की खुशी के बावजूद इस पर उदास कर दिया। रवि ने अपने जज्बात के इज़हार के लिए एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था, लेकिन इसे कालीन में लपेटते वक्त इसकी आंखों में जो नमी थी वो गवाही दे रही थी वो चंद दिनों के इस मेहमान को रुखसत करते हुए बेपनाह उदास है। अगर आप मेरा ये तोहफा स्वीकार कर लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। इसे कालीन समेत इंसानी हाथों पर उठाकर बाहर मौजूद एक मिनी ट्रक पर लोड किया जा रहा था, तब इसने राधा देवी की शिकवा करती आवाज़ सुनी। साधु अगर नरम मुलायम कालीनों पर लेटने बैठने लगे तो साधु नहीं रहता। मैं तुम्हारा ये तोहफा स्वीकार कर लिया तो मेरी सारी तपस्या भ्रष्ट हो जाएगी। क्या तुम्हारी खुशी के लिए खुद को बर्बाद कर लूँ? जवाब देते हुए आखिर में साधु का लहजा खासा गजबनाक हो गया था। क्षमा चाहती, मेरी ये इच्छा नहीं थी, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती थी। राधा देवी रूहान से लहजे में बोली तो वो खुद तकलीफ में होने के बावजूद मुस्कुरा दिया। गुरु और चेली दोनों मिलकर इस वक्त भरपूर परफॉर्मेंस दे रहे थे, और अगर आसपास कोई सुनगुन लेने वाला मौजूद होता तो इससे शक नहीं हो सकता था कि कालीन के आने और जाने में कोई गड़बड़ घोटाला है। अब मुना भी सोल, तू जानती है, साधु जवाबन जाने के लिए कह रहा था। इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ के साथ ही गाड़ी के चल पड़ने के बायस वो नहीं सुन सका। राधा देवी यकीनी तौर पर दूसरी गाड़ी में आई थी और इसे इसी वापसी का सफ़र इख्तियार करना था। वो तनबा तकदीर यूं ही कालीन के अंदर लेटा चुपचाप पड़ा रहा। ये कोई आसान सफ़र नहीं था। गर्मी और घुटन ने इसकी हालत पतली कर दी थी, लेकिन सहने के सिवा कुछ चारा नहीं था। खुदा खुदा करके सफ़र ख़त्म हुआ और इसे गाड़ी से निकाल कर किसी कमरे में मुंतकिल किया गया। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। कालीन ज़मीन पर रखे जाते इसने किसी को हदायत देने की आवाज़ सुनी और फिर जाते हुए कदमों की आवाज़ के मालूम होते ही कालीन पर मौजूद बंदिशों का खुलना महसूस किया। आइए, उठकर बिस्तर पर बैठ जाइए। कालीन खुला तो इसके जिस्म ने ठंडी हवा का लम्स महसूस किया, लेकिन आंखें रोशनी के बायस चुंधी आ गई, इसलिए वो खुद से मुखातिब होने वाले को ना देख सका। इसने हाथ थाम कर सहारा दिया तो अपनी जगह से खड़ा हो गया। पौन घंटे तक कालीन में लेटे रहने के बायस जिस्म कुछ अकड़ सा गया था और आज़ा को हरकत देने में दुश्वारी महसूस हो रही थी, इसलिए ये सहारा अच्छा लगा। मैडम थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगी, जब तक आप रिलैक्स करें मैं आपके लिए कुछ ठंडा ठंडा लाता हूँ। वो एक बेहद स्याह रंगत वाला मजबूत हाथ पैर का आदमी था जिसकी उम्र 40 के आसपास महसूस हो रही थी। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मास जिसकी आंखें अब रोशनी से हम आहंग हो गई थी बिस्तर पर बैठे बैठे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरा कुशादा था और गैर ज़रूरी सामान की भरपार न होने के बायस मज़ीद कुशादा लग रहा था। कुशादगी के इस तासुर को सफ़ेद और डबल गोल्डन कलर स्कीम मज़ीद मजबूत कर रही थी। फर्नीचर से लेकर फैंसी लाइट्स, पर्दों और गिने चुने शोपीसेस तक हर चीज़ बेहद कीमती थी। ये लीजिए, जूस पीजिए। अब इसने कमरे का जायज़ा ही मुकम्मल किया था वो शख्स ट्रे में मशहूर कंपनी का जूस डब्बा और नफीस सा गिलास लिए रखा चला आया। शुक्रिया। इसका हाल खुश्क हो रहा तो इसने बेतकल्लुफ़ी से जूस कबूल कर लिया। वो लीजिए। इसके लम्हों में गिलास खाली कर देने पर इसकी प्यास की शिद्दत का अंदाज़ा लगा तो इसने गिलास दोबारा भर दिया। इस बार इसने आइसकी से छोटे छोटे घूंट लेना शुरू किए। रेड ग्रेप्स के पसंदीदा जायके ने प्यास बुझाने के बाद लुत्फ देने का काम शुरू कर दिया था। आपका तारुफ इसने अपनी खिदमत में हाजिर शख्स के बारे में जानने की कोशिश की। मेरे ख्याल में मैडम आ गई। इसे इसके सवाल का जवाब देने के बजाय हॉर्न की आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ लपका। कुछ ही देर में इसने कमरे के बाहर सैंडलों की टक टक और भारी जूतों की धमक बिया को सुनी तो समझ गया कि राधा देवी अपने घर वापस आते ही इसे मुलाकात का शर्फ बख्शना ज़रूरी समझा है। ठीक हो तुम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो इसकी सूरत पर नज़र पड़ते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने राधा पर एक नज़र डाली और धीमे लहजे में जवाब दिया। थैंक गॉड, मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं कालीन में लेटे लेटे तुम्हें कुछ हो ही ना जाए। इसने इतनी सादगी से इसकी सलामती पर शुक्र अदा किया कि वो इसकी सूरत देखता रह गया। वो अपना बुर्का उतार चुकी थी और इस वक्त जीन्स और टी शर्ट में दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर मेकअप की तहों से सजा रहने वाला चेहरा बिल्कुल सादा था, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत दिखाई देती थी। सिर्फ खूबसूरत, तरादार नहीं। इसने अपने दिल में एतराफ़ किया कि राधा की सादगी इसके लहजे की सादगी से मेल खाती है और अपने घर की चार दीवारी से वो फिल्मी हीरोइन के बजाय महज एक लड़की दिखाई देती है, खूबसूरत और सादा लड़की। तुम कुछ देर आराम कर लो, आधे घंटे बाद हम साथ डिनर करेंगे। इसकी सोचों से बेफिक्र वो कहते हुए जाने के लिए मुड़ गई। तुम मेरी बात सुनो काले खान, तुम्हें डिनर से पहले एक काम करना होगा।
जाते जाते अपने पीछे मुअद्दब खड़े शख्स से मुखातिब हुई तो माज हैरान रह गया। वे शख्स तो बेहद स्या रंगत का मालिक था, लेकिन यह तो कोई तरीका नहीं था कि इसका नाम ही काले खान रख दिया जाए। मालिक तेरी दुनिया में और इसके रंग ढंग, यहाँ के लोग जाने किस तरह अपने जिंदा होने का खराज देते हैं। एक सर्द आह भरते हुए बिस्तर पर दराज हो गया। दिल तो इसका गुस्ल करके लिबास तब्दील करने का इरादा था, लेकिन इसके बाद दूसरा लिबास था ही नहीं और आधे घंटे बाद इस मसले हुए पसीने से तितर बितर फकीराना लिबास में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन के साथ डिनर करने जाने वाला था। अपने मुलाजिम को तो वो काले खान कहकर पुकारती है। तुझे जाने किस खिताब से नवाजे, इसे दिली दिल में खुद से कहा और आंखें मूंद कर लेट गया। यहाँ आने से कबल वो तवील नींद लेकर आया था, इसलिए इस वक्त नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मसला यह था कि इसके पास करने के लिए कोई और काम भी नहीं था। यूं ही लेटे लेटे ही 20-22 मिनट गुजर गए तो वो दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक को सुनकर चौंका। दस्तक के साथ ही काले खान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसके दाएं हाथ में खूबसूरत सा शॉपिंग बैग था। मैं आपके लिए कुर्ता शलवार और नाइट सूट लाया हूँ, जल्दी से शावर लेकर कपड़े चेंज कर लें, लेकिन ख्याल रखिएगा किसी जख्म को पानी न लगे। साधु ने इसके लिए खास ताकीद की है। शॉपिंग बैग इसे थमाते हुए काले खान ने हदायत भी जारी की और इसे किसी सवाल का मौका दिए बगैर मजीद बोला, शावर लेकर तैयार होने के लिए आपके पास सिर्फ 7 मिनट हैं। 8वें मिनट पर आपको डाइनिंग रूम में मौजूद होना चाहिए। मैडम वक्त की बहुत पाबंद है और वक्त की पाबंदी न करने वालों को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं करती। डोंट वरी, मैं तैयार हो जाऊंगा। इसने काले खान को तसल्ली दी और खुद मुलिका गुस्ल खाने का रुख किया। सहूलियत से आरास्ता इस गुस्ल खाने को देखकर एक तवील गुस्ल की ख्वाहिश को दबाना आसान नहीं था, लेकिन सिर्फ फुर्ती का मुजाहरा किया और नतीजतन 7 के बजाय 5 मिनट में ही तैयार हो गया। तैयार होने के बाद वो कमरे में रुके रहने के बजाय बाहर आ गया। वसी वरीज घर में डाइनिंग रूम का तयन करना आसान नहीं था। वो अपने अंदाजे से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ बढ़ गया। दबीज कालीन से ढकी सीढ़ियों पर इसके कदमों की आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। नीचे पहुंचकर दाएं समझ से आने वाली मध्यम आवाज़ों ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और वो इस तरफ चल पड़ा। अच्छा, अब तो गुस्सा थूक दो, मैं सूरी तो कह रही हूँ। आगे बढ़ते हुए नाज से अदा किया गया जुमला इसके कानों में पड़ा। बोलने वाली को इसकी मखसूस आवाज़ की वजह से शनाख्त कर लेना बिल्कुल भी दुश्वार नहीं था। मुझे तुम्हारी सूरी की ज़रूरत नहीं राधा, मैं बस इसी बात की श्योरिटी चाहता हूँ कि तुम मेरे कहे पर अमल करोगी। खुदा ने तुम्हें संगे मरमर से तराशा की खूबसूरत बदल दिया है तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि इसकी कदर करो। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि तुम्हारी ज़ख्मी उंगली देख मुझे कितना दुख हो रहा है। ज़रा सोचो कि कल जब गाने की शूटिंग होगी तो कैमरामैन इस ज़ख्मी उंगली वाले हाथ का क्लोजअप कैसे लेगा। नाराज़ लहजे में बोलते मर्द की आवाज़ इसके कदमों को साकित कर दिया। काले खान, जिसे कुछ देर कबल इसने एक मामूली मुलाजिम की हैसियत से देखा था, राधा देवी से इतनी बेतकल्लुफ़ी से हम कलाम इसे हैरत में मुब्तला कर गया था। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करवाना चाहती थी, इसलिए सलाद बनाने खड़ी हो गई थी। मेरी तौबा जो आइंदा ऐसी गलती की। यह मुआज़्ज़ज़ खाना ले जाए जिसके पीछे एक शोखी सी छुपी हुई थी, किसी मुलाजिम के लिए था। कानों को यकीन नहीं आ रहा था। अब इस तौबे पर कायम भी रहना। मैं तुम्हारी सुंदरता पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बड़े हक से की गई ताकीद थी। अच्छा बाबा, अब जाओ, जाकर गेस्ट की भी खबर लो। ओहो, इसे तो मैं भूल ही गया। बेचारे को वक्त की पाबंदी पर भाषण देकर आया था, बैठा इंतजार में सूख रहा होगा। राधा के तवज्जो दिलवाने पर काले खान चौंकर बोला तो माज भी चुकन्ना हो गया। इसके पास पलटकर वापस कमरे में जाने की मोहलत नहीं तो चुनाचा गला खंगार कर कदमों की आवाज़ पैदा करते हुए आगे बढ़ा। आप यहाँ? काले खान एक करीबी दरवाजे से निकलकर सामने आया और इसे देखकर हैरानी का इजहार किया। मैं वहाँ कमरे में आपका इंतजार कर रहा था, आप नहीं आए तो इस डर से कि कहीं मैडम मेरे लेट होने पर नाराज़ ना हो जाए, खुद ही डाइनिंग रूम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं आ ही रहा था, चले खैर अच्छा हुआ आप आ गए। मैडम खाने पर आपका इंतजार कर रही है। इसने आम से लहजे में जवाब देते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल होने का इशारा किया। अंदर से उलझे होने के बावजूद माज ने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखा और सर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हो गया। गुड इवनिंग, राधा ने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया। बालों को पोनी की शक्ल में बांधे और बगैर दुपट्टे के सादा से कुर्ता शलवार में भी दिलकश लग रही थी। मेकअप के नाम पर इसने महज लिपस्टिक का इस्तेमाल किया था और इस लिपस्टिक ने ही इसके चेहरे को सजा दिया था। माज की नज़र बेख्तियार ही इसके हाथों की तरफ उठ गई। दाएं हाथ की दूसरी उंगली पर बैंडेज बंधी हुई थी। खैरियत, ये आपके हाथ को क्या हुआ? मामूली सा कट लग गया है, ऐसी कोई खास बात नहीं। तुम खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। इसे बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए इसे खाने की तरफ मुतवज्जो किया और खुद भी एक डिश की तरफ हाथ बढ़ाया। डिश तक इसका हाथ पहुंचने से कबल ही दूसरे हाथों ने फुर्ती इसका खाना प्लेट में मुंतकिल कर दिया। वो काले खां था जो राधा के बाएं जानिब आ खड़ा हुआ था और इसके इशारे अबरू पर हर खिदमत बजाने को तैयार था। इस घर में तुम जब तक चाहो आराम से रह सकते हो। किसी भी ज़रूरी या ख्वाहिश के लिए ज़रा सा भी तकल्लुफ से काम न लेना। मेरे घर में फुल टाइम सर्वेंट्स नहीं, लेकिन काले खान यही होता है और तुम इससे कोई भी काम कह सकते हो। खीरे का टुकड़ा चबाते हुए इससे मुखातिब हुई।
थैंक यू सो मच। मेरी इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत यह है कि मैं किसी महफूज जरिए से पाकिस्तान में अपने घर वालों से रब्ता करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि कोई ऐसा तरीका हो कि कॉल ट्रेस ना हो सके और मुझे या आपको जहमत ना उठाना पड़े। घर वालों की फ़िक्र मुसलसल इसके दिमाग से चिमटी हुई, इसने मौका मिलते ही अपनी ख्वाहिश बयान कर दी। कल सुबह इंतज़ाम हो जाएगा मैडम। वो लड़का है ना मिश्रा, वैसे कामों में बड़ा चालू है, इसको बुलवा लूँगा, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। राधा ने माज की फरमाइश के जवाब में एक नज़र काले खान की तरफ देखा तो उसने फौरी तौर पर इसकी तसल्ली करवाई। ठीक है ना, कल तुम्हारे अपने घर वालों से बात हो जाएगी, अगर कोई और काम हो तो बताओ। वो माँ से मुखातिब हुई। नो थैंक्स, फ़िलहाल तो सबसे अहम काम यही है, एक बार मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ, फिर आगे का सोचूंगा। एज यू विश। मैंने तुम्हें बताया कि तुम जब जब चाहोगे हो जाएगा। तुम यहाँ असल में मेरे नहीं गुरुजी के मेहमान हो और गुरुजी के मेहमान की कोई इच्छा पूरी करने से मैं इनकार नहीं कर सकती। इसके अल्फाज से जाहिर था कि वो साधु से खुसूसी लगाव रखती है। थैंक यू। इसके बाद इसके पास एक बार फिर शुक्रिया अदा करने के सिवा कुछ गुंजाइश नहीं थी। वो जिन हालात में बॉलीवुड की इस टॉप हीरोइन से मिला था, वो इसे इजाज़त नहीं देते थे कि वो इसे इस किस्म की कोई गुफ्तगू करे जो आमतौर पर इसके मद्दाह इससे करते होंगे। वैसे भी इसे टीन एज में कभी कभी इन फिल्मी स्टारों खिलाड़ियों वगैरह से मिलने और बात करने का शौक नहीं रहा था। वो शख्सियत की बजाय फ़न से मुतासिर होने वाला बंदा था और इसके मुतासिर होने का तरीकाकार ये था कि वो सामने वाले का काम देखकर इसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। अपनी इस आदत की वजह से इसने हर पसंद आ जाने वाले काम में अपनी टांग अड़ाई थी और काफ़ी कुछ सीखा था। थैंक यू कहने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना कि तुम गुरुजी के मेहमान हो और गुरुजी के मेहमान की सेवा करना खुद मेरे लिए गर्व की बात है। इसने नैपकिन से हाथ साफ करते नरमी से इसे टोका और अपने शीशे से उठते हुए बोली, एनीवे तुम आराम से अपना डिनर ख़त्म करो, मुझे कुछ काम इसलिए मैं तुम्हें मज़ीद टाइम नहीं दे सकती। काले खान तुम्हारा ख्याल रखेगा। काले खान, खाने के बाद इन्हें ख्याल से गुरुजी की दी हुई दवाई खिला देना। अगली हिदायत काले खान की तरफ रुक करके दी गई। माज ने गहरा सांस लिया और अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गया। बॉलीवुड की टॉप हीरोइन अपनी फिक्र में खाने को महज सूंघ कर गई थी, जबकि इसे अपनी सेहत को बहाल करने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत थी। सैर होकर खाना वारी के बाद वो काले खान से फरमाइश करके कुछ देर के लॉन में चहलकदमी करता रहा। इतने बड़े घर में कुल 2 अफराद रहते थे और इन 2 अफराद की हैसियत और तल्लुक का वो तय्युन नहीं कर सका था। चहलकदमी करते हुए इसे घर की हिफाजत में मुतय्यन सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहे थे। वो सब पूरी तरह चौकस थे, लेकिन रहायशी हिस्से से दूर रहकर ही अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे थे। यकीनन इन्हें यही हदायत दी गई थी, ये दवा पी लीजिए। वो चहलकदमी के बाद अंदर आया तो काले खान ने पानी के गिलास के साथ इसे दवा पेश की। इस पल इसे शिद्दत से रवि की याद आई। वो छोटे से लड़के से बड़े खुलूस से दवा खिलाता था। और कोई काम? इसके दवा खाने के बाद काले खान ने इससे पूछा। नहीं, बस आप जाएं और आराम करें। इसने काले खान को जाने की इजाज़त दी और ख़ुद टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गया। इस LED टीवी पर इसकी पहले भी नज़र पड़ी थी, लेकिन खोलने का ख्याल अभी नहीं आया था। फिलहाल वहाँ कमर्शियल चल रहे थे। रिमोट का बटन दबाकर चैनल बदलते इसकी उंगलियाँ समाचार के आगाज़ पर ही साकित हो गई। पहली खबर ही नहायत सनसनीखेज और चौंका देने वाली थी। 2 पाकिस्तानी जासूस और दहशतगर्दों के ऐन फरार के मौका पर पकड़े जाने की इत्तला दी जा रही थी। खबर के साथ ही जब स्क्रीन पर इन बकौल भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की तस्वीरें दिखाई गई तो इसके हाथ से रिमोट कंट्रोल गिर गया और वो बेसाख्ता ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।